हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, इकोनॉमी के 5 करंट अफेयर्स तो करेंगे ही करेंगे। मैं आपको साथ साथ में 5 रेलिवेंट कोड्स भी बताऊंगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई एग्जाम देने जा रहे हैं जहां पे आपको एसए पूछा जाता है, एसए में रेलिवेंट कोड्स अगर हमें पता हो और कोड्स के साथ साथ अगर हमें पता हो कि कौन सा करंट अफेयर वहां जोड़ें, बहुत कहानी आसान हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो 5 कोड्स मैं आपको साथ साथ बताऊंगा वेरियस करंट अफेयर्स के साथ। जुलाई सेकंड वीक 2020 से रखते हैं ताल्लुकात, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखें तो ये सभी करंट अफेयर्स हमेशा ही एवरग्रीन रहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के 5 करंट अफेयर्स। एंड दोस्तों, बैड बैंक की बात दोबारा शुरू हो गई है। एग्री इंफ्रा फंड 1 लाख करोड़ का फंड है, और चाइना पर कैसे हम अभी कुछ काबू पा सकते हैं। 5 तरीके, बहुत बढ़िया तरीके हैं। और एक जो लिक्विडिटी विंडो बनाई गई है एनबीएफसीज के लिए, उसकी बात करेंगे। और हाई वैल्यू एग्रीकल्चर, इसकी बात भी करेंगे। चलिए समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले बैड बैंक की बात दोबारा शुरू हो गई है। इस पर एक कोट है दोस्तों, वो जैसे आपको ये ऐसे इस पर ये सेपरेटली कोट पर ऐसे आ सकता है। वो बोल रहे हैं कि एवरीडे इज अ बैंक अकाउंट, हर रोज ही एक बैंक अकाउंट है जिसकी करेंसी क्या है, जिसकी करेंसी है टाइम। कोई भी ज़्यादा अमीर नहीं है, कोई भी ज़्यादा गरीब नहीं है, सभी के पास कुल मिलाकर जो करेंसी के 24 घंटे ही हैं। कौन कैसे यूज़ करता है उसको उसी पर डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया कोड लगा मुझे, तो मुझे लगा आपसे शेयर करता हूँ। ओके दोस्तों, बैड बैंक की बात है तो बैंकिंग सेक्टर, अभी जैसे इंडियन बैंक्स एसोसिएशन है जो बैंकिंग सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, उसने एक रिसेंटली एक प्रपोजल दिया जो आरबीआई को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को, कि हमें एक बैड बैंक बना देना चाहिए। दोस्तों, बैड बैंक का प्रपोजल पहले भी बहुत बार आ चुका है एंड उसको नकारा भी जा चुका है। उस पर कोई खास सहमति नहीं बनती। हमने इको सर्वे में भी बैड बैंक कवर किया था, हमारे लेक्चर्स में भी कवर्ड है बैड बैंक क्या होता है। मैं आपको क्विकली समझाता हूं कि क्या होता है बैड बैंक। दोस्तों, बैड बैंक क्या, एक सिंपल सी चीज़ है। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी देखा था कि अगर सारे के सारे बैंक्स में अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन जाते हैं, जब ऐसे ऐसे लोन्स जो बैंक्स के जो लोगों ने वापस नहीं किए, जिस पर बैंक ने सोचा था कि 4 पैसे कमाएगा लेकिन बैंक के पैसे वापस नहीं आए, तो वो नॉन परफॉर्मिंग हो गया वो एसेट। ठीक है, एनपीए बन गया। तो ऐसे बहुत सारे बैंक्स में बहुत सारे ऐसे लोन्स पड़े हुए हैं। एक कारण नहीं होता, बहुत से कारण होते हैं कि लोग पैसे वापस क्यों नहीं कर पाते। बिजनेस चलना बंद हो गया, इकोनॉमी स्लो हो गई, उनके प्रोडक्ट्स बिकने बंद हो गए जिसके जो कंपनी के, तो वो पैसे वापस नहीं कर पा रही, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये बहुत सारे एनपीएज बने पड़े हैं बहुत सारी कंपनीज में। तो ये कंपनीज के सारे एनपीएज अगर हम निकाल के एक और बैंक बनाएं, उसमें डाल दें, जिसको हम नाम दें बैड बैंक। ठीक है दोस्तों, तो ये बैड बैंक में सारे के सारे एनपीएज डाल दिए जाएंगे। एंड यहाँ पर लेकिन अभी बात क्या हो रही है कि इसकी ओनरशिप जो है, ओनरशिप कौन रखे। जो ये बैंक्स हैं, जो ये कंट्रीब्यूटिंग बैंक्स हैं, इनके पास ओनरशिप हो इसकी बैड बैंक की, एंड थोड़ा बहुत गवर्नमेंट भी यहाँ पर ओन करे। तो गवर्नमेंट ओनरशिप एंड बैंक्स की ओनरशिप, ताकि अगर ये बैड बैंक परफॉर्म ना कर रहा हो तो इन बैंक्स को भी थोड़ी अकाउंटेबिलिटी रहे। तो ये भी बात की गई है। तो ये ऐसी बात क्यों की गई है, बैड बैंक वापस क्यों आ रहा है फिर से डिबेट्स में, न्यूज़ में बहुत बार हमने डिस्कस भी कर लिया रिसेंटली, लेकिन क्यों बार बार आ रहा है ये। तो रिसेंटली क्योंकि अभी जैसे आपको पता है कोविड का टाइम चल रहा है। कोविड के टाइम में ऑलरेडी दोस्तों हमारे यहाँ पर मार्केट, हमारी इंडिया में देखें, इकॉनमी थोड़ा पहले ही स्लो डाउन हो रही थी। इकॉनमी स्लो डाउन हो रही है मतलब प्रोडक्ट्स बिकने बंद हो जाएंगे। दैट मीन्स कि ऑलरेडी हमारे जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बनने के चांस बहुत ज़्यादा थे। 11.5% के आसपास जो उधार दिया हुआ है बैंक्स ने, वो वापस आने के चांस नहीं है अब। ठीक है, 11.5%। दैट मीन्स हर 100 रुपया जो उधार गया हुआ है उसमें से 11.5 रुपए वापस नहीं आएंगे, वो एनपीए बन जाएंगे। ये बैंक्स को बहुत नुकसान होगा, तो बैंक्स डर जाते हैं, वो उधार देना बंद कर देंगे कि हम उधार देंगे ही नहीं। उधार नहीं देंगे तो कैसे एक्सपेंशन होगी, इकॉनमी कैसे चलेगी, पूरी इकॉनमी रुक जाती है उसके कारण। तो अब लेकिन कोविड के चलते जो बहुत है, जो स्ट्रेस्ड एसेट्स बढ़ जाएंगे, तो ये 18.5% तक पहुंचने की बात है। तो इवन की जो इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च, जिसके कारण ये बात की गई, उन्होंने कहा कि शायद 21% के आसपास पहुंच जाए। हमारा टोटल जो लोन अभी वापस आने वाला है बैंक्स के पास, कुछ पैसे कमा के देने वाले थे, जो पैसे कमाना छोड़िए, 21% तो बिल्कुल गॉन, खत्म, क्योंकि अब वो कंपनीज कभी चल नहीं पाएंगी। ओके, तो आरबीआई और गवर्नमेंट क्या कहते हैं दोस्तों। गवर्नमेंट के बार बार यहाँ पे जैसे एफएसडीसी की मीटिंग की बात भी लिखी हुई थी, वो उसको भी वहाँ भी बात हुई, फाइनेंस मिनिस्ट्री से पूछा गया कि क्या बैड बैंक बनाने पर कुछ काम शुरू करें, तो उन्होंने कुछ खास वहाँ पर जो हामी नहीं भरी। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि जो बैड बैंक का जो रेजोल्यूशन है, वो ऐसे नहीं होना चाहिए बैड बैंक के थ्रू, क्योंकि ऐसे तो बैंक्स अगर गलतियाँ कर रहे हैं, लेट्स से बैंक्स ने ऐसी जगहों पर लोन दिए क्यों जहाँ पर नहीं देने चाहिए थे, तो बैंक्स की अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाएगी। उनसे पूछेगा कौन कि आपने गलती क्यों की। हर बार वो बैड लोन बना देंगे और आगे बैड बैंक में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा तो ये हमेशा चलता रहेगा। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि हमें जो अगर ऐसा कुछ करना है तो बैंक की यहाँ अकाउंटेबिलिटी रहनी चाहिए। तो ऐसी कंपनीज हैं बहुत सारी दोस्तों, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनको एएमसीज कहा जाता है, एसेट मैनेजमेंट, ठीक है, सॉरी,
ARCs, ठीक है, नॉट AMCs, AMC तो म्यूचुअल फंड चलाती हैं, ARCs कहा जाता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, जो एग्जिस्टिंग हमारे एसेट्स अगर वो NPA बन जाते हैं तो उनको उठा लेती हैं वो, एंड अपने एंड पे ट्राई करती हैं उन कंपनीज को चलाने की, उन प्रोजेक्ट्स को चलाने की, एंड अकॉर्डिंगली जो पैसा रिकवर होता है उसी से प्रॉफिट्स कमाती हैं। तो ये ARCs पर चाहता है कि हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री चाहती है कि ARC के थ्रू ही इसको रिजॉल्व किया जाए। बैड बैंक इज नॉट अ गुड आइडिया। और गवर्नमेंट कहती है हमने रिसेंटली ही बहुत पैसा डाला है जो सरकारी बैंक्स में, तो उसके कारण भी बैंक्स की हालात अच्छी होनी चाहिए। और बाकी उन्होंने बोला कि हमने इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी को लेकर जो हमारे पास यहाँ पे हमने कोड लेकर आए थे, इंसॉल्वेंसी भी हमने अच्छी कर दी है, उसके कारण भी अब बैड बैंक की इतनी खास रिक्वायरमेंट नहीं है। RBI के गवर्नर्स भी क्या कह रहे हैं कि आप एक जेब से निकालकर जो बुरा लोन है आपका, जो बैड एसेट है आपका, एक जेब से सरकार के निकाल के दूसरी जेब में डाल रहे हैं। रघुराम राजन जी ने कहा था, ये किताब में लिखा हुआ उनकी। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि कोई खास फायदा नहीं है बैड बैंक बना के। बहुत सारे बैंक्स ने बनाया है, लेकिन दुनिया ने बनाया बैड बैंक, लेकिन इंडिया में बोल रहे हैं इससे कोई खास फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। तो इसलिए इसको नकारा भी जा रहा है। तो अब लेकिन NPA प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करें दोस्तों? हमने बहुत सारे जो NPA को लेकर हमने बहुत सारे सॉल्यूशंस वाला वीडियो बनाया, वो जगह जगह हमने बार बार डिस्कस की है। तो आप NPA स्पेशल करके अगर सर्च भी करेंगे हमारे स्लीपी क्लासेस का नाम लिखकर NPA स्पेशल, तो आपको पूरा एक वीडियो मिल जाएगा डेडिकेटेड। उसमें बहुत सारी स्कीम्स के बारे में बात की गई है। कुछ स्कीम्स अभी जो RBI ने थोड़ी रीस्ट्रक्चर कर दी हैं, लेकिन मेजरली सभी स्कीम्स अभी भी चल रही हैं, क्योंकि NPA इंडिया की एक परमानेंट प्रॉब्लम बनता जा रहा है, कभी जाता ही नहीं, ठीक है दोस्तों। तो आप उसको देख भी सकते हैं, मैं यहाँ ट्राई करूंगा, लिंक मैं ऊपर लगा भी दूँ, ठीक है। ओके, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला है 1 लाख करोड़ रुपए का एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। हमने पहले भी बात की थी, लेकिन इसको मंजूरी मिल गई है अभी। तो एक सिंपल सा कोट दोस्तों, अगर एग्रीकल्चर नहीं है हमारे देश में, तो हमारे देश में कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। अगर एग्रीकल्चर इकलौती ऐसी चीज, अगर ये इफ इट गोज रॉन्ग, एवरीथिंग एल्स जस्ट कैन नॉट गो राइट, ठीक है। कुछ भी सही नहीं होगा। इसीलिए जैसे आप, हमारे पास एग्जाम्पल है 1960s में दोस्तों, जब हमारा देश सेल्फ रिलायंट नहीं था, हम खुद से अपने लिए इनफ अनाज नहीं बना पाते थे, उगा पाते थे, तो उसके कारण हमें USA से हमारे पास अनाज आता था। USA हमारी बहुत सारी पॉलिसीज डिक्टेट करता था, और कि चाइना से दुश्मनी कीजिए, पाकिस्तान से दोस्ती कीजिए, एट्सेट्रा, बहुत सारी हमारी खुद की जो पर्सनल स्पेस बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो गई थी हमारे देश की। तो उसके बाद हमने ग्रीन रेवोल्यूशन एट्सेट्रा शुरू किया था, एंड आज हम अनाज में सेल्फ सफिशिएंट हैं, आत्मनिर्भर हैं। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि अगर एग्रीकल्चर सही नहीं है तो देश में कुछ भी सही नहीं होगा, हमेशा ही आप डिपेंडेंट रह जाओगे, क्योंकि कभी भी कोई आपका जो खाना रोक लेगा और आपसे जो चाहे वो मनवा सकता है। तो इसीलिए फॉरेन पॉलिसी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है हमारी एग्रीकल्चर पॉलिसी पर। ऐसी बातें थोड़ा लिख सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। ओके, देन दोस्तों यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली 1 लाख करोड़ रुपए की सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्पॉन्सर्ड स्कीम को जो मंजूरी दे दी है, जिसमें हम क्या करेंगे, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। वो कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर है दोस्तों? सबसे पहले बात हो रही है पोस्ट हार्वेस्ट। जब हमारा अनाज कट जाता है, उसके बाद अनाज कटने के बाद उसको संभालना बहुत बड़ी एक चीज़ है। और जैसे अभी जो मिनिस्टर ने, जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने जब कॉन्फ्रेंस करी, उसमें कहा, उन्होंने खुद ही कहा कि 20% के आसपास आज भी हमारा अनाज वेस्ट हो जाता है, वन वे और द अदर। को इसको चूहे खा जाते हैं, या बारिश में उसको फंगस लग जाती है, एटसेट्रा। वन वे और द अदर हमारा पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज हैं, जो कि हमें रोकने चाहिए। 20% बहुत बड़ा नंबर है। तो इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात हो रही है, और ऐसे कि कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स की इकट्ठे मिलकर लोग एसेट्स बनाएं जो कि एक गाँव में हेल्प करें, ठीक है। उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन की बात हो रही है कि सस्ते दरों पर आपको लोन मिलेगा, इंटरेस्ट आपकी माफ़ी है, एंड देन फाइनेंशियल सपोर्ट डायरेक्टली मिलेगा। रीपेमेंट पे मोराटोरियम है कि आप कुछ वक्त तक अगर पे ना करें तब भी चल जाएगा काम, ओके। देन किस किस को स्कीम मिलेगी, हमें जाना जरूरी एग्जाम के लिए। जो हमारी प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ होती हैं, है ना, जो हमारे जो रूरल बैंक्स होते हैं, उनके थ्रू काम, उससे वैसे ही काम करती हैं। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, इनको डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के थ्रू ये काम करेंगे। जो SHGs हैं, फार्मर्स को डायरेक्टली मिल सकता है। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, एग्रीकल्चर जुड़े हुए, या स्टार्टअप है आपका कोई, तो इनको ये बैंक और फाइनेंशियल असिस्टेंस इसमें से मिलेगी। अब तो स्कीम क्या बनाने की कोशिश करेगी? वेयर हाउसेज, कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चेन्स, गोडाउन्स, साइलोस मतलब बड़े बड़े, जो ऐसे आपने देखा होगा ना, जो बड़े बड़े एक ऐसे पिलर्स वगैरह होते हैं जिसमें आप अनाज स्टोर करते हैं। पिलर्स नहीं होते, रादर एक तरह का जैसे छोटा सा देखें तो गोडाउन नहीं होता है, उसमें बहुत सारा अनाज डालते हैं, जिसे अनाज निकाल सकते हैं। ऊपर से अनाज डालते रहते हैं, सीढ़ी से चढ़ के नीचे से निकाल सकते हैं। एंड देन साइलोज, जैसे सीमेंट के साइलोज होते हैं ना ऐसे बड़े बड़े, तो आपने शायद देखे हों, ठीक है, ओके।
तो यहाँ पे अनाज जैसे सीढ़ी से चढ़ के यहाँ पे अनाज डाल देते हैं, यहाँ से अनाज विड्रॉ करने की ऑप्शन होती है। गाँव में अगर आप कभी देखें तो मिल जाएगा आपको। ओके, देन ग्रेडिंग। दोस्तों ग्रेडिंग करनी बहुत ज़रूरी है कि हमने कैसा सामान हमारा यहाँ पर जो हम कितने लेवल पे हम इसको जो स्टोर करते हैं, कि ग्रेडिंग नहीं होगी तो पता ही चलेगा हमें कि कोल्ड स्टोरेज कौन सा बढ़िया है कौन सा नहीं बढ़िया। ठीक है, तो इसी कारण से, और कोल्ड स्टोरेज में अंदर जो प्रोडक्ट है कितने, अगर हमने बहुत अच्छा रेफ्रिजरेटर्स एक्सेट्रा वाला काम किया हुआ है तो वहाँ पर हमारे फ्रूट्स एक्सेट्रा भी हम रख सकते हैं, वेजिटेबल्स रख सकते हैं। अगर नहीं है तो हमें ड्राई ग्रेन्स रखने पड़ेंगे। तो इसी तरह से इस सभी चीज़ों की बात हो रही है कि हमने पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, ज़रूरी चीज़। अपने एग्री के आंसर में आप इसको डालें तो आपका आंसर थोड़ा और हॉलिस्टिक हो सकता है। ओके, देन दोस्तों इसके और भी एस्पेक्ट्स हैं। जैसे इसके एस्पेक्ट में जैसे इंटरेस्ट सबवेंशन की बात करी हमने कि 2 करोड़ रुपए तक के लोन अगर आप लेते हैं तो 3% तक का आपको इंटरेस्ट भी माफ़ी की बात हो रही है। एंड देन कुछ जो पर्टिकुलर कुछ चीज़ों को जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स एंटरप्राइजेज हैं उनको जो CG जो होता है हमारा क्रेडिट गारंटी जो फंड रहता है, जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज, मैंने जब आत्मनिर्भर लेक्चर बनाया था आपको जो आत्मनिर्भर भारत का, तो उसमें मैंने बताया था आपको इस पूरी संस्था के बारे में। ठीक है, तो वहाँ से भी क्रेडिट गारंटी की बात की जा रही है। तो काफ़ी हॉलिस्टिक प्रोग्राम बनाने की बात हो रही है एग्री सेक्टर में पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को बचाने के लिए। ऑलराइट दोस्तों, तो देन यही मैंने आपको बताया 20% के आसपास है, और इसीलिए तो हमारे ये लॉसेस को अभी हम कर सकते हैं, लॉस डबल एस। ओके, चलिए दोस्तों अगला है चीन पर कैसे अब काबू पाएं। ऐप्स तो बैन कर दी, लेकिन ऐप्स बैन करने से क्या होगा, नी जर्क रिएक्शन एक्सेट्रा वाली बात थी। SBI की लेटेस्ट रिपोर्ट भी है, उसमें भी कहा कि नी जर्क रिएक्शन नहीं होना चाहिए, हमें सोची समझी स्ट्रैटेजी के साथ चलना होगा। एकदम से हम ऐसा ना कर दें कि जिससे हमारा खुद का नुकसान हो जाए। ठीक है, क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म में अगर चीन से लोहा लेना है तो लोहा लेना नहीं, अभी तो फिलहाल तो हम उनको लोहा देते हैं, हम कच्चा लोहा उनको सप्लाई करते हैं, एंड जो स्टील इंपोर्ट करते हैं, बड़ी ही इससे ना पेनफुल बात है। ओके, नॉनदलेस तो चाइना से अगर हमने लोहा लेना है तो क्या करें। तो सबसे पहली बात दोस्तों, अगर ऑड्स आपको लगते हैं इम्पॉसिबल हैं, बहुत मुश्किल है भाई, चीन से हमें टक्कर लेना बहुत मुश्किल है, इतना आगे निकल चुका है, हम कैसे करेंगे। तो दोस्तों इसीलिए जो लोग अपने देश से प्यार करते हैं वो कर सकते हैं, वो करेंगे। चीन ने भी खुद को बनाया, पिछले 20 सालों में चीन ने खुद को ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब हमारी बारी है, अब हम खुद को ट्रांसफॉर्म करें, एंड इस तरह से करें कि हम डिपेंडेंट ना रहें किसी पर, सच में ट्रू सेंस में आत्मनिर्भर बने। ठीक है, चाहे आप UPSC एस्पिरेंट हैं, चाहे आप एक कंट्री रन करेंगे, चाहे आप डिस्ट्रिक्ट संभालेंगे, सेल्फ सफिशिएंट बनाना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं अगेन आपको चाहता हूँ बताना, स्लीपी क्लासेस के थ्रू हम हर वक्त स्टूडेंट्स को ट्राई करते हैं कि वो खुद से डिपेंडेंट हो, न्यूज़ पढ़ना सीखें, न्यूज़ को लिंक करना सीखें। बहुत सारे हम ऐसे इनिशिएटिव चला रहे हैं जहाँ पे बच्चे खुद से आत्मनिर्भर बन के रैंक निकालें। ओके, देन अगर इन द फेस ऑफ इम्पॉसिबल ऑड्स पीपल हु लव दिस कंट्री कैन चेंज इट, जो लोग कंट्री से प्यार करेंगे वो करेंगे। मैं आपको समझाता हूँ कैसे कर सकते हैं, पेट्रियटिज्म के साथ कैसे हम इकोनॉमिकली भी आगे बढ़ सकते हैं, देखते हैं। चलो, तो दोस्तों सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें चीन के प्रोडक्ट को डिस्कार्ड करने से रोकती है वो है प्राइस। दोस्तों इतने सस्ते दाम पे चीज़ें बनती हैं, सेम क्वालिटी की चीज़ अगर भारत में बन रही होगी महंगी होती है। ठीक है, तो इसीलिए ये सिंगल बिगेस्ट इशू है, सिंगल बिगेस्ट हर्डल है जो इंडियन कस्टमर्स को चाइनीज प्रोडक्ट डिस्कार्ड नहीं करने देता। ठीक है, प्राइस डिफरेंस। अब यहाँ पर दोस्तों और भी चीज़ें हैं, वैसे क्वालिटी का फ़र्क भी है। हम सेम चीज़ चाइना से मंगवाते हैं तो हमें सेम दाम पर बहुत बेहतर क्वालिटी चाइना दे देता है। एंड देन स्केल पर हमें चाहिए 1 लाख प्रोडक्ट चाहिए, 1 लाख। जैसे दोस्तों इमेजिन वो जो देवी देवताओं की मूर्तियाँ आती हैं हमारे देश में दिवाली पर, इवन ऐसे लिखा हुआ है बच्चों के टिफ़िन भी नहीं अब हमारे देश में बनते, हम बाहर से मंगवा लेते हैं क्योंकि इतने सारे चाहिए हमें। तो यहाँ पर देश में कौन बनाएगा, कितने टाइम में बनाएगा, तो हमारे ट्रेडर्स बाहर से मंगवा लेते हैं। एंड देन टेक्नोलॉजी, कुछ चीज़ें यहाँ बनाने की हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी है ही नहीं, हमें चाइना से ही मंगवानी पड़ती हैं। तो ये 3 चीज़ें हमारे पास और भी आ गई, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे कस्टमर को तंग करती है वो है चाइना से ऑफर्ड जो प्राइस बहुत ही कम होता है जो। ओके, लेकिन एनालिसिस किया गया यहाँ पर। अब यहाँ पर जो स्कीम इसलिए जो डिज़ाइन करें, इसलिए एनालिसिस करें, तो क्या बात निकल के आती है हमारी, जो अगर कोई भी स्कीम बने जो चाइना से हमें टक्कर लेने हमें लिए सक्षम बनाए, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होनी चाहिए, प्राइस। ठीक है, तो ऐसी ही कोई चीज़ बनाओ जहाँ पर हमें प्राइस पर हम चाइना से जो इम्पोर्ट कर रहे हैं वो इम्पोर्ट ना करें, एंड जो हमें घाटा हो रहा है लेट्स से एज अ कस्टमर, एज अ कंपनी, एज अ ट्रेडर, कि हम चाइना से सामान मंगवाते सस्ता पड़ता है लेकिन इंडिया से लेना पड़ रहा है, महंगा पड़ रहा है, बड़ा दुख हो रहा है। तो इसीलिए कि क्या पेट्रियट होकर हम क्या सभी महंगी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करना शुरू कर दें। चलिए देखते हैं क्या करें अब। ठीक है, अब
यहाँ पर पहली चीज़ जो कर सकते हैं वो है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। दोस्तों लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, जैसे फ़ोन्स एट्सेट्रा, सरकार ने 40,000 करोड़ रुपए देने शुरू कर दिए हैं कि हमें अगर हमें इस तरह के मोबाइल फ़ोन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाने हैं तो हमें सच में कैपिटल गुड्स चाहिए। कैपिटल गुड्स का मतलब क्या होता है? ऐसी मशीनरी चाहिए, ऐसी मशीनरी जो चिप्स बना सके। ठीक है, अगर मोबाइल के अंदर आपकी चिप्स बनी हुई हैं, वो बहुत प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अभी तक तो दुनिया में सिर्फ 2 जगह फैक्ट्रीज हैं, तो थर्ड हम चाहते हैं इंडिया में लगे। फॉक्सकॉन ने कहा था वो इंडिया में लगाएगा, ताइवानीज कंपनी है, तो लेट्स सी कब लगता है। एंड देन उसके बाद जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, अगर हम वैसे फॉक्सकॉन इंडिया में प्रोडक्शन शुरू कर चुके हैं शायद, मोस्ट लाइकली, एक बार चेक कीजिएगा। ठीक है, एंड देन उसके बाद जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें, किसकी? जो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की, जो ड्रग इंटरमीडिएट्स हैं, जो ठीक है जो हमारे दवाइयों में डलते हैं सॉल्ट्स, उसकी बात करें तो वो ज़रूरी है कि हमारे देश में बने, क्योंकि किसी भी दिन अगर चाइना ने बोल दिया हम इंडिया को सप्लाई नहीं करेंगे, हमें बहुत दिक्कत हो जाएगी। बहुत सारी दवाइयाँ हमारी यहाँ चाइना से रॉ मटेरियल पर चलती हैं, अगर वो ना बन पाई तो हमारे देश की जनता को ही बहुत टेंशन हो जाएगी। एंड देन उसके बाद जो सरकार ने 40,000 करोड़ रुपये लगा दिए इलेक्ट्रॉनिक्स में, 10,000 करोड़ रुपये सरकार फार्मा की तरफ दे रही है डायरेक्ट इंसेंटिव कि भारत में ही बनाइए जो ये सब आपकी बनती थी। दोस्तों बात ये, मजे की बात ये है कि पहले सब इंडिया में बनता था, पिछले 5 से लेकर 10 सालों में सब शिफ्ट हो गया दोस्तों चाइना में, क्योंकि चाइना सस्ता बना रहा है, दैट्स इट। ऐसे नहीं है कि अब इंडिया में बनने की कैपेसिटी नहीं है, इंडिया में सब बनता था लेकिन अब चाइना में हमने शिफ्ट कर दिया क्योंकि सस्ता बना रहा है। ओके, देन दोस्तों उसके बाद जो हम सरकार क्या करे, सभी को देना शुरू कर दे ऐसे पैसा कि आप भी आइए, आप भी आइए। नहीं तो कुछ माइलस्टोन्स रख सकते हैं कि अगर आपने इतनी इन्वेस्टमेंट करी तो हम आपको और सब्सिडी देंगे, आप और इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, और अगर आपने इतनी सेल्स अचीव कर ली अपने प्रोडक्ट्स की, आपको और सब्सिडी मिलेगी। ठीक है, सरकार ऐसे डिसाइड कर सकती है कि ताकि हम चाइना से सामान मंगवाना बंद करें, खुद हमारे देश के जो यहाँ मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको इंसेंटिव मिले कि आपने, जैसे बच्चों को बोलते हैं ना, अगर आपने 80% नंबर ले लिए तो आपको ये मिल जाएगा, साइकिल मिल जाएगी, ऐसे ही वाला अगर आपने इतने सेल्स अचीव कर ली, इतनी इन्वेस्टमेंट अचीव कर ली, सरकार कहती है हम आपको टैक्स में रिबेट दे देंगे, है ना। कुछ भी ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। तो ऐसे कुछ बनाना पड़ेगा, इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा ताकि देश में लोग ऐसा करें, बाहर से मंगवाना ईजी हो ना हो, हमारे देश में बनाने पे कुछ फायदा हो। ओके, देन दोस्तों यहाँ पे इसीलिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें दिमाग में रखनी ज़रूरी है कि यहाँ पर जो माइलस्टोन्स हमारे टारगेट्स और एग्जिट विंडो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि परपेचुअली चलाई जा रही सरकार कि आप टारगेट्स अचीव करते रहें और एक बार हम आत्मनिर्भर हो भी गए उसके बावजूद भी सरकार चलाई जा रही है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एवरग्रीनिंग नहीं होनी चाहिए स्कीम की, कि भी एक टारगेट रखना चाहिए, इतना हमने अचीव कर लिया, चाइना से हमारी अब इम्पोर्ट डिपेंडेंसी खत्म हो गई, अब हम ये स्कीम्स ग्रेजुअली विड्रॉ कर लेंगे, वरना हमारे यहाँ पे स्कीम्स एक बार शुरू होती हैं कभी खत्म नहीं हो पाती। उस कारण से हमारी कंपनीज कभी जो कंपेटिटिव नहीं बन पाती, सस्ते प्रोडक्ट बना ही नहीं पाती बहुत लॉन्ग टर्म में। एंड देन उसके लिए जो लो वैल्यू लो टेक्नोलॉजी चीज़ें हैं जो हमें चाइना से इंपोर्ट ही नहीं करनी है, उसकी लिस्ट बनानी चाहिए, जो हमारे यहाँ पर जो जिनकी वैल्यू भी लो है, टेक्नोलॉजी भी लो है, यहाँ पर ऑटोमेटिकली बन जाएंगी, कोई ज़रूरत ही नहीं है कुछ खास इंसेंटिव देने की। एंड देन उसके बाद दोस्तों जो इंपोर्टर डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर नेटवर्क है, दोस्तों ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इमेजिन कि अगर आप एक इंपोर्ट करने वाली संस्था है, आपको तो सेट है आपका पैटर्न ना कि वहाँ से मैंने चाइना से वहाँ से सामान उठाना है एंड देन ऐसे ग्रेजुअली करते करते पूरे देश में मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है और रिटेल शॉप में पहुँच जाएगा, आपके पास गली मोहल्ले फड़ी तक पहुँच गया। तो ये नेटवर्क बहुत बड़ा नेटवर्क है और इस नेटवर्क को अगर आप बोलें कि अगर नहीं मैं ओवरनाइट इसको डिसमेंटल कर दूँ, ये भी नहीं हो पाएगा। हमें इन्हीं इंपोर्टर्स को, इन्हीं डिस्ट्रीब्यूटर्स को इंसेंटिवाइज करना जरूरी है ताकि जो रिटेलर्स तक जो सामान पहुँचे वो इंडियन सामान पहुँचे और सस्ता सामान पहुँचे। अब यहाँ बात आती है सस्ता सामान कैसे बनाएं, हम अपना पार्ट कैसे प्ले कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे एनालिसिस हुए, उन एनालिसिस में पता लगा कि 8% के आसपास है मार्जिन कि जो हमारे कॉस्ट का, बहुत सारा जो मार्जिन है वो अंत में रिटेल शॉप में जाके बढ़ जाता है। चाइना से चाहे प्रोडक्ट बहुत सस्ता आया हो, चाहे 2 रुपये का प्रोडक्ट आया हो, वो 10 रुपये का बन जाता है, 5 गुना प्राइस हो जाती है। अगर हम ये ऐसा अननेचुरल प्रॉफिट्स भी कमाना बंद कर दें, लेकिन अगर हम कॉस्ट पे जाएं, पहले कॉस्ट जो कॉस्ट बन रही है वो कह रहे हैं हमारा एनालिसिस है, ये बहुत सारे जैसे एनालिस्ट्स की यहाँ पे रिपोर्ट थी कि 8% के आसपास ही है सिर्फ, अगर हम फर्क देखें इंडिया और चाइना के जो प्राइसेस में 8%। लेकिन ग्रेजुअली अगर मैं रिटेलर्स की बात करूँ, जैसे जो दुकानों पर जाके प्राइस बढ़ जाता है उसकी बात नहीं कर रहा, कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। देन इसको 8% को हम कैसे टैकल कर सकते हैं, 2% की सब्सिडी सरकार देगी, ठीक है। देन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो मैन्युफैक्चर करेगा 2 से लेकर 3% तक वो अपने मार्जिन में लॉस खाएगा कि नहीं मुझे इतने हाई मार्जिन नहीं चाहिए, मुझे 2 से 3% कम मार्जिन मिल जाएगा, आई विल बी ओके। एंड देन 1% लॉजिस्टिक्स वाले जो कमी खाएंगे, जो आपका सामान यहाँ से वहाँ पहुँचाते हैं एक्सेट्रा, 1% के आसपास कॉस्ट में ऐड करते हैं, वो 1% का वो मार्जिन वो कम करेंगे अपना कि हम इतना पैसा चलो नहीं लेंगे, हम थोड़ा सा कम में आपका सामान डिलीवर करेंगे। एंड देन बाकी बचा 1% वो हम कस्टमर्स को उठाना पड़ेगा, हम थोड़ा सा महंगा प्रोडक्ट खरीदेंगे। 1% चाहे देखने में आपको कम लगता है लेकिन जो देश के लेवल पर बहुत बड़ा कदम हो सकता है। ये जो द हिंदू में जो बिजनेस लाइन आता है उसी
की जो एक रिपोर्टर है, एक एनालिसिस है, तो उसी पे मैंने बेस ये बनाया और ये काफ़ी डूएबल लगता है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स का वहाँ पे एनालिसिस किया हुआ है, इवन राइट फ्रॉम जो हम वहाँ से मंगवाते हैं चाइना से, जो देवी देवताओं की मूर्तियाँ मंगवाते हैं, जो एंड देन जो दिए मंगवाते हैं, लाइट्स मंगवाते हैं, इतना कुछ लिखा हुआ है। वो कह रहे हैं स्केल हिट करना मुश्किल है, जिस स्केल पर चाइना बनाता है अभी, उस स्केल को हिट करना मुश्किल है। उसके बियॉन्ड 8% का जो ये मार्जिन है, ये तो ईजिली अचीवेबल है अगर हम सब थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूट कर दें, राइट फ्रॉम गवर्नमेंट, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टू लॉजिस्टिक्स टू वी एज कंज्यूमर्स। तो ये डूएबल है, तो इसलिए वो सरकार को चाहते हैं ऐसे एक सिंपल सी पॉलिसी चार्ट आउट की जाए जिसपे हम ये कर पाएँ अचीव। ओके दोस्तों, अगली हमारी यहाँ पे न्यूज़ है एनबीएफसी के लिए एसएलएस स्कीम बनाई गई। क्या होती है उसके बारे में बताता हूँ आपको कि दोस्तों जो प्रोमिसेस मेक डेट, अगर आपने किसी को वादा किया है तो आपने उधार उठा लिया है, एंड डेट मेक प्रोमिसेस, डेट अगर आपने किसी से लिया है तो आपने वादा किया है उसको कि मैं वापस करूँगा, ठीक है। तो इसीलिए दोनों चीज़ें तो गो हैंड इन हैंड। तो प्रोमिसेस, इस पर आपको एस से पूछा जा सकता है, प्रोमिसेस मेक डेट एंड डेट मेक्स प्रोमिसेस, ठीक है दोस्तों। तो इस पर थोड़ा सोचिएगा, विचार कीजिएगा। अच्छे एसए के कोड्स हैं तो इन पर एसए के लिए आपको पहले से ही थोड़ा प्रिपेयर होना जरूरी है कि दिमाग लगाना शुरू करो कि इस पर ये अगर कोई क्वेश्चन मेरे पास एसए के लिए आ जाए मैं इस पर क्या लिखूंगा। ओके देन दोस्तों, न्यूज़ क्या है यहाँ पर, जो स्पेशल एक लिक्विडिटी एक विंडो चला दी है एनबीएफसीज और जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए। तो पहले भी जो आरबीआई ने 2009 में भी एनबीएफसीज के लिए किया था जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था। एंड देन लिक्विडिटी विंडो है जहाँ पर हम जो उनको जो शॉर्ट टर्म कैश फ्लो की प्रॉब्लम आ रही है कि अभी पैसा नहीं चुका पा रही जो एनबीएफसीज एचएफसीज, उनको थोड़ा जो, क्योंकि मॉरेटोरियम भी बहुत सारी एनबीएफसीज में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक एनबीएफसी है, एक बैंक की तरह ही होता है एनबीएफसी भी, ठीक है। तो उसको पैसे कस्टमर पे करते हैं, कस्टमर ने पैसे पे नहीं किए, क्यों नहीं पे किए, क्योंकि आरबीआई ने मॉरेटोरियम दिया हुआ है कि कोई बात नहीं, अगर आप किस्तें पे नहीं करेंगे बाद में पे कर दीजिएगा एटसेट्रा, ठीक है। तो मॉरेटोरियम दिया हुआ है, तो एनबीएफसीज को पैसे आने बंद हो गए, तो पैसे आने बंद हो गए, इनकी खुद की हालत खराब हो रही है कि ये कैसे खुद को चलाएं। तो इसीलिए अब इनके लिए भी एक लिक्विडिटी विंडो आई है कि आप कोई बात नहीं, टेंशन मत कीजिए, आरबीआई कह रहा है हम आपके लिए कुछ करते हैं। अब यहाँ पे हुआ क्या, जो एक स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम एसएलएस नाम रखा गया, एक एसएलएस ट्रस्ट बनाया गया। एसएलएस ट्रस्ट किसने बनाया है, कौन चलाएगा इसको, एक एसबीआई की कैपिटल मार्केट्स करके एक सब्सिडी है, ठीक है, एसबीआई कैपिटल मार्केट्स, उसमें उसके अंडर एक एसएलएस ट्रस्ट बनाया गया। एंड वो एसएलएस ट्रस्ट को कहा गया कि अब आप कमर्शियल पेपर्स और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स खरीदिएगा, लेकिन बहुत लंबे वाले नहीं खरीदने हमने, सिर्फ 90 डेज तक जिनकी मेच्योरिटी हो, एंड एक जो सितंबर 30, 2020 तक जो इशू किए हों, ठीक है, उसके पहले वाले, उसके बाद वाले नहीं खरीदने हमने, ठीक है, ताकि हमें हमारा मैक्सिमम सितंबर का अंत, मतलब दैट मींस अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 90 डेज हो गए, जो दिसंबर 2020 के अंत तक एक्सपायर हो जाएं, दैट्स इट। इतने में जितने में पैसा अगर आप इनसे खरीद भी रहे हैं, जो एसएलएस ट्रस्ट क्या करेगा, अब बहुत सारी एनबीएफसीज के कमर्शियल पेपर्स और एनसीडीज खरीद लेगा एंड खरीद के इनको पैसा सप्लाई कर देगा, ये लो पैसा मिल गया, लिक्विडिटी पहुंच गई इनके पास। एंड देन अकॉर्डिंगली 90 दिन बाद तो ये मेच्योर हो ही जाएंगे, जिन कंपनीज ने इशू किए हुए थे उन कंपनी से ऑटोमेटिकली पैसा वापस आ जाएगा एसएलएस ट्रस्ट के पास। एंड इसको पूरे प्रोसेस को जो आरबीआई फंड कर रहा है कि एसएलएस ट्रस्ट को पैसा दे रहा है कौन, आरबीआई। आरबीआई बोल रहा है कि कोई बात नहीं, 90 डेज बाद तो ये कंपनीज ही पे कर देंगी। एंड कंपनीज कौन सी हैं, ये जो कौन सी कंपनीज के हमने जो बॉन्ड्स उठाने हैं जो कि इन्वेस्टमेंट ग्रेड कंपनीज हैं, समझ रहे हैं आप, मैं इसको समझाने की ट्राई करता हूं आपको। ये रहा आपका एनबीएफसी, ठीक है, एनबीएफसी के पास बहुत सारी कंपनीज के जो बॉन्ड्स पड़े हुए हैं, मतलब क्या पड़े हुए हैं, कागज पड़े हुए हैं, कमर्शियल पेपर्स पड़े हैं, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स पड़े हुए हैं, ठीक है, कमर्शियल पेपर्स, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स पड़े हुए हैं। अब लेकिन अब क्या हुआ, एनबीएफसी के पास पैसे नहीं है, लिक्विडिटी का क्राइसिस आ गया, ठीक है, लिक्विडिटी क्राइसिस चल रहा है। तो अब एक एसएलएस ट्रस्ट आया, एसएलएस ट्रस्ट बोलता है कि मैं आपके ये सारे खरीद लेता हूँ, एनबीएफसी को बोला, ठीक है, लेकिन मुझे ये कहते हैं सर सारे खरीद लोगे, कहते सिर्फ मैं 2 तरह के खरीदूंगा, जिसकी 90 डेज मेच्योरिटी है, 90 डेज या उससे कम मेच्योरिटी है, दैट मीन दिसंबर 2020 से पहले मेच्योर हो जाए, एंड अच्छी कंपनी का होना चाहिए, ऐसे मत किसी कंपनी का दे दो, इन्वेस्टमेंट ग्रेड वाले बॉन्ड्स ही देना मुझे। वो इन्वेस्टमेंट ग्रेड वाले बॉन्ड्स ये वाले सारे एसएलएस ने खरीद लिए, पैसा एनबीएफसी को पे कर दिया, एनबीएफसी की जेब में कैश आ गया, एनबीएफसी भी खुश कि मेरा बिजनेस चल जाएगा अब। एंड एसएलएस को अभी 90 डेज बाद जब ये कंपनीज जिनके कमर्शियल पेपर या फिर जो एनसीडी से, फॉर एग्जांपल कोई एबीसी लिमिटेड कोई कंपनी थी, एबीसी लिमिटेड कंपनी वापस अपने आप ही जो आपका ये मैच्योर हो जाएगा, कमर्शियल पेपर और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर मैच्योर हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली पैसा इसको एसएलएस को पे कर देगी, एसएलएस इनको कागज वापस कर देगा, ठीक है। तो इसीलिए ये सारा प्रोसेस हो सकता है, अभी लिक्विडिटी दी जा सकती है, और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं इन्वॉल्व नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिर्फ इसको इनिशिएट करवाया है। आरबीआई पूरे प्रोसेस को, एसएलएस को पैसा आरबीआई प्रोवाइड कर रहा है अभी खरीदने के लिए, तो आरबीआई ही इसके देखा जाए तो सारा जो अभी वाले वारिस है। ओके,
तो थोड़ा समझाने की ट्राई की। इतना वैसे हमें डिटेल में वैसे घुसने की जरूरत नहीं है, हमें इसके बारे में बस प्रोसेस पता होना चाहिए कि कौन सी स्कीम चलाई गई एनबीएफसी के लिए, एचएफसी के लिए, ठीक है दोस्तों। ओके, बाकी इन्वेस्टमेंट ग्रेड देखें तो बहुत सारा अभी जो हमारे पास पड़ा हुआ है, जो 2020 में मैच्योर हो रहा है, वो 1,26,000 करोड़ टाइप का है, जो कि काफ़ी बड़ा बर्डन हो सकता है आरबीआई के लिए, लेट्स सी। बट लेकिन हाँ कि काफ़ी सारी चीज़ें अभी आरबीआई के पास अवेलेबल हैं ताकि मार्केट में लिक्विडिटी पहुंचाई जा सके एनबीएफसी के लिए। एंड देन यहाँ पर तो इसलिए जो गारंटीज़ हैं, जो आरबीआई अभी जो भी आरबीआई खरीद रहा है या एसएलएस ट्रस्ट खरीद रहा है, जो भी खरीद रहा है, ये सरकार इसको गारंटी दे रही है कि कोई बात नहीं, आप खरीदिए, अगर कोई किसी ने डिफ़ॉल्ट किया तो विल पे यू, ठीक है। और किसी भी कंपनी से 2,000 करोड़ से ज़्यादा का सामान नहीं खरीदना, ठीक है। एंड दैट्स इट। एंड देन उसके बाद छोटी जो एनबीएफसीज हैं, छोटी एनबीएफसीज को फ़ायदा मिले जो 1,000 करोड़ या जिससे लेस जिनके एसेट साइज़ है, उनमें से कम हमें 30% सामान तो उठाना है, ताकि जो छोटी कंपनी तो पक्का ही पक्का बच जाए, ठीक है दोस्तों। तो ये अच्छा स्टेप है, लेकिन लेट्स सी कि कितना रिस्पांस आता है, क्योंकि लास्ट जो आरबीआई ने स्टेप उठाए हैं जैसे टीएल, टीआरओ एटसेट्रा था, उसका कोई खास रिस्पॉन्स नहीं आया, बड़ी बड़ी कंपनीज ही उसका फ़ायदा उठा गई। ओके, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए अब ये है कि लार्ज और मीडियम साइज कंपनी से फ़ायदा उठाएंगी, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड जो होता है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड छोटी एनबीएफसी के पास होता ही नहीं है, टेंशन हो जाएगी। एंड देन दिसंबर 31, 2020 तक मैच्योर करवाना सब कुछ थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो बहुत सारा डेट ऐसा है थोड़ा उसके आगे तक जा रहा है, मार्च 2021 तक अगर फ़ायदा हो। एंड देन अगर मार्च तक इसको एक्सटेंड कर दें तो, क्योंकि लॉकडाउन का इम्पैक्ट तो दिखेगा अभी, बहुत सारी कंपनी शायद वापस ही ना कर पाएँ पैसा, जिनके जो कमर्शियल पेपर्स हैं, एनसीडीज़ हैं, वो ही शायद वापस ना कर पाएँ। एंड देन उसके बाद जो यहाँ पर अभी जो रेशोज़ की बात हो रही है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है कि जो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनके बहुत सारी रेशोज़ अच्छी होनी चाहिए, वो भी अभी बहुत सारी एनबीएफसीज़ की और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की, एचएफसीज़ की कोई खास नहीं है, तो बहुत सारी एनबीएफसीज़ एटसेट्रा वैसे ही इसमें आउट हो जाएंगी। तो लेट्स सी कि कैसे सरकार इसको इवॉल्व करती है, लेकिन कदम उठाया गया पहले, ठीक है। ये कंसर्न्स के बियॉन्ड अगर हम देखें कदम उठाया गया। ओके, देन दोस्तों हाई वैल्यू एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की बात हो रही है, तो हाई वैल्यू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के पहले एग्रीकल्चर पे एक छोटा सा कोट दोस्तों, दोज टू लेजी टू प्लाउ इन द राइट सीजन, जो राइट सीजन में हल नहीं चलाते, बीज नहीं डालते, दे विल हैव नो फूड एट द हार्वेस्ट। तो फसल बकेगी बाकी लोगों की, उनकी फसल होगी ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कोई बीज नहीं डाला, कुछ प्लाव नहीं किया, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए सही वक्त पर सही कदम उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। जब प्री का वक्त है पढ़ने का तो प्री का पढ़ो, जब ऑप्शनल का वक्त है तो ऑप्शनल पढ़ो, एंड जब मेंस की बारी आई तो मेंस करो। तो ऐसे राइट टाइम पर राइट स्टेप उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ी बहुत गाइडेंस मिलती रहती है, तो डेफिनेटली बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो राइट गाइडेंस के चलते रैंक निकाल जाते हैं बहुत जल्दी। ऑलराइट, तो बस यही आपको एक छोटे से कोड के थ्रू भी समझाया। ओके, देन दोस्तों अभी क्या हुआ, हाई वैल्यू एग्रीकल्चर का मतलब क्या है दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत की बात की गई है, एग्रीकल्चर की स्ट्रैटेजी भी बनानी पड़ेगी हमें प्रॉपर्ली। तो अगर यहाँ पर अगर देखें कि इंडिया नेट एक्सपोर्टर है या नेट इंपोर्टर, आत्मनिर्भर हमें बनना है अगर एग्रीकल्चर में, तो अगर हम इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं तो हम क्या तो ही बनने का फ़ायदा, अगर एक्सपोर्ट ही करते हैं तब क्या करें। तो दोस्तों इंडिया नेट एक्सपोर्टर है बहुत टाइम से, देखें एंड 2012-13 का ये जो अशोक गुलाटी जी का आर्टिकल है उसी पर बेस मैंने बनाया, तो ये उसमें लिखा गया है कि इंडिया तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो देखें तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट करता था 2012-13 जो यहाँ पे डेट है। उसके बाद ग्रेजुअली थोड़ा सा ये कम हो गया है ये हमारी विंडो, लेकिन अभी भी इंडिया नेट एक्सपोर्टर ही है। तो नेट एक्सपोर्टर अगर हम हैं अभी, तो हमें कैसे आत्मनिर्भर बनना है तो देखते हैं, चलिए ठीक है। ओके, तो यहाँ पर अब जो प्रिंसिपल है कंपैरेटिव एडवांटेज का। दोस्तों कंपैरेटिव एडवांटेज का मतलब क्या होता है, हमें उन चीज़ों को ज़्यादा एक्सपोर्ट करना है जहाँ पर हमारे पास एज है, ठीक है। एंड उन चीज़ों को हमें जो हमारे पास एज मतलब क्या हुआ, जो हमारे यहाँ पे उग सकती हैं, हमारे फार्मर्स के पास टेक्नोलॉजी है, नो हाउ है, एटसेट्रा एटसेट्रा। बाकी चीज़ें ही हमें इंपोर्ट करनी चाहिए जहाँ पे हमारे पास कंपेरेटिवनेस नहीं है, या हमारे देश में उग ही नहीं सकती, हम कैसे उगाएंगे एटसेट्रा, ठीक है, गेटिंग इट। तो अब यहाँ पर इसीलिए अगर हम देखें तो हमारे जो टॉप एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स कौन से हैं, जो मेरीन प्रोडक्ट्स हैं सबसे ज़्यादा हमारे देश में एक्सपोर्ट हुए। देन कम्स राइस में बासमती सबसे ज़्यादा है, कॉमन राइस थोड़ा कम। देन स्पाइसेस, बफलो मीट है, शुगर एंड टी एंड कॉफ़ी, जो फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड कॉटन। तो अब यहाँ पर ये कुछ हमें पता लगा हमारा जो एक्सपोर्ट बास्केट क्या है एग्रीकल्चर का। ओके, देन दोस्तों अब क्या प्रमोट करें, क्या प्रमोट ना करें, पहली बात व्हाट नॉट टू प्रमोट एंड व्हाई, कि हमें देखो दिखाया गया यहाँ पे कि राइस एंड शुगर हम बहुत ज़्यादा हमारे देश में पैसा कमा के लाते हैं, लेकिन हम इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट ना करें। इसको हम बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, हमारे देश का नुकसान है। कैसे, अब ये अशोक गुलाटी जी समझाते हैं हमें क्यों राइस एंड शुगर में क्यों पहले बोलते हैं कि ये बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज हमारे जो कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, इसमें फ्री पावर जाती है, बहुत सारा जो सब्सिडाइज फर्टिलाइजर जाता है, स्पेशली यूरिया। तो इस कारण से
ये हमारे देश का ऑलरेडी बहुत पैसा लगा होता है, उसके बाद हम इसको एक्सपोर्ट करके पैसा कमाएंगे भी तो नेट हम बहुत कम कमाते हैं। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हमारे वाटर एक्सपोर्ट हो रहा है, ये बहुत बड़ा कंसर्न है, बार बार उठाया जा रहा है कि हमारा पानी एक्सपोर्ट हो रहा है राइस एंड शुगर में। कैसे? वो बोल रहे हैं कि 1 किलो अगर हमें राइस उगाना है तो 5000 लीटर के आसपास पानी चला जाता है इरिगेशन में, 1 किलो शुगर के लिए 2000 लीटर पानी। तो अगर हम 1 किलो शुगर या 1 किलो अगर हम चावल बाहर भेज रहे हैं तो हम 3 से लेके 5000 लीटर हमारा पानी बाहर भेज रहे हैं। हमारे देश में ऑलरेडी पानी एग्जिस्ट नहीं करता, एग्रीकल्चर बिल्कुल स्टार्व्ड है, पानी नहीं मिल रहा, शहरों में पानी नहीं आ रहा। उसके बाद हम पानी को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कैसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं? राइस एंड शुगर के फॉर्म में। एंड देन उसके बाद आप देखें तो ये फास्टर डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर कॉज कर रहा है पंजाब, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, क्योंकि शुगर उगती है बहुत ज़्यादा। एंड देन इसीलिए ये जो रिवील्ड कंपैरेटिव एडवांटेज है ये हिडन है यहाँ पर। अब हिडन मतलब कि यहाँ पे इनपुट सब्सिडीज़ के एक जो गाँव में इनपुट सब्सिडीज़ के चलते हमें लगता है कि हमारी एडवांटेज है, लेकिन दोस्तों एडवांटेज नहीं है, हम लॉस खा रहे हैं एक तरह से, क्योंकि हमारा बहुत सारा पानी जा रहा है बाहर। तो अनटिल अनलेस हम इसको सही नहीं करते तो हमारे पास ये सही चीज़ नहीं है, इसको प्रमोट ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अशोक गुलाटी जी ऐसा कहते हैं। ओके, देन क्या प्रमोट किया जाए एंड क्यों? सबसे पहली बात वो बोलते हैं कि हाई वैल्यू एग्री प्रोड्यूस जो है, जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, स्पाइसेस एंड टी, कॉफी, इवन कॉटन, तो कहते हैं इनको प्रमोट करो क्योंकि वर्ल्ड वाइड मार्केट कमांड करते हैं। पहली बात तो ये सब्सिडी इनमें कम दी जाती है कंपेयर टू द अदर प्रोडक्ट्स, जैसे हमने बात की राइस शुगर। एंड एक्सपोर्ट बास्केट को हमारे डाइवर्सिफाई करेगा। उसके बाद हमारी जो इनकम ऑफ फार्मर्स है उसको बहुत रैपिडली डबल कर सकता है, क्योंकि ये हाई वैल्यू हैं, ये चीज़ें महंगी बिकती हैं, अच्छी प्राइस कमांड करती हैं इंटरनेशनल मार्केट में। तो इसी कारण से हमारे जो फार्मर्स की इनकम को बहुत जल्दी डबल किया जा सकता है। उसके बाद अब इंपोर्ट्स को लेके क्या करें दोस्तों? इंपोर्ट्स को क्या करें? इंपोर्ट्स को भी हमें आत्मनिर्भर बनने की बात हो रही है तो हमें इंपोर्ट्स पर थोड़ी कमी करनी होगी। तो पाम ऑयल दोस्तों बहुत बड़ी एक चीज़ है, हमारे एग्री इंपोर्ट में बिगेस्ट आइटम है एडिबल ऑयल्स। ठीक है, $10 बिलियन के आसपास का हम सामान इंपोर्ट करते हैं, 15 मीट्रिक टन के आसपास हम ऑयल मंगवाते हैं बाहर से। पाम ऑयल उसका मेजर एक कॉम्पोनेंट। अब यहाँ क्या करें? हमने बहुत सारी जो हैवी जो इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी, ठीक, बहुत सारी, क्योंकि चलो मलेशिया से हमारी थोड़ी सी दिक्कत चल रही थी उसके कारण वहाँ भी हुआ। लेकिन अगर हमें कह रहे हैं इंपोर्ट ड्यूटी ओरिएंटेड काम नहीं करना, हमें खुद के ही प्रोडक्ट इतने बढ़िया, इतने हमें कंपेटिटिव एडवांटेज पर लेकर आने हैं, हमें अपनी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करनी है, हमें अपने रिकवरी की, अगर हम फ्रूट्स में से, अगर हम जो हमारे फ्रूट्स के बंचेज हैं उसमें से हम इतना ज़्यादा ऑयल निकाल पाएँ कि हमें ज़रूरत ही ना हो बाहर से मंगवाने की, ये टेक्नोलॉजी से हो सकता है। तो यही बात कर रहे हैं वो। एंड देन वो कह रहे हैं पाम इकलौता ऐसा पेड़ है जो अगर हम देखें 1 हेक्टेयर के बेसिस पे 4 टन के आसपास ऑयल दे सकता है। एंड इंडिया में देखें तो 2 मिलियन हेक्टेयर हैं, दैट मीन्स हम 8 मीट्रिक टन तो पाम ऑयल निकाल सकते हैं। तो लेकिन इसके लिए क्या रिक्वायर्ड है? विजन एंड स्ट्रैटेजी। तो इसलिए बोल रहे हैं कि पाम ऑयल पे फोकस कैन रीप इंडिया ग्रेट डिविडेंड्स, बहुत फ़ायदा कमा सकते हैं। एक तो इम्पोर्ट कम होगा, हम यहाँ पे रिलायंट बनेंगे। एंड देन सेकेंडली हमारे देश में अगर हम देखें तो हमारे देश में बहुत सारी जगह भी अवेलेबल है, यहाँ पे उगाया जा सकता है, पैसे कमाए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कमाए जा सकते हैं एंड बचाए भी जा सकते हैं ना, इंपोर्ट नहीं करेंगे। ओके, तो बस ये जो थोड़ी सी जो चीज़ें थी मुझे था आपसे शेयर करनी चाहिए। 5 इंपॉर्टेंट जो न्यूज़, 5 मुझे लगे अच्छे कोर्ट्स। देन थोड़े मार्केटिंग की बात। 2021 के कोर्सेज में दोस्तों बैच 2 ओपन हो चुका है, कुछ टाइम हो गया, अब 4-5 दिन हो गए हैं बैच 2 ओपन हुए। एंड बैच 2 में अगर हम देखें तो बैच 2 में हमारे जो प्री एंड मेंस, हम सब चीज़ें इकट्ठी करते हैं। आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि यूट्यूब पे लेक्चर्स अवेलेबल हैं तो क्या फ़र्क है? दोस्तों एक सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट जो फ़र्क होता है किसी भी हमारे बैच में, वो क्या चीज़ होती है? वो होती है आंसर इवैल्यूएशन। आप यहाँ पे हम मेंस की आपको कुछ आंसर्स की प्रैक्टिस करवाते हैं। ठीक है, एंड देन उसके बाद आपकी जो प्री की टेस्ट सीरीज़ है, उसके बाद जो आपका प्री का क्रैश कोर्स है, बहुत सारी चीज़ें जो आइडियली आप जिसमें 2.5 लाख 2 लाख रुपए के आसपास लगा देते हैं, तो वो हम 20,000 रुपये, उसमें भी 1 रुपया कम है वैसे, तो मैं प्रोवाइड करने की आपको ट्राई कर रहे हैं। PCM बैच कहते हैं इसको हम। एंड कंटेंट तो चलो अपग्रेडेड है ही है, कंटेंट जो आपके करंट अफेयर्स के साथ साथ जुड़ा हुआ है, आपको कंटेंट भी वहाँ पे बहुत ही क्यूरेटेड मिलता है। हमारा चाहे यूट्यूब का कंटेंट है, चाहे करंट अफेयर्स एक्सेट्रा, सभी कुछ बहुत ही ज़्यादा क्यूरेटेड है, उसको और बेटर अरेंज कर दिया हमने हमारे पेड कोर्सेज में। दैट्स इट, इतना फ़र्क है। एंड देन लेकिन बाकी ये जो फ़र्क है, ये फ़र्क तो चलो रहेगा ही रहेगा, जिसके थोड़ा सा हम आपको फीस भी चार्ज कर रहे हैं। ओके, सोशियोलॉजी का बैच 2 भी है जिसमें आंसर राइटिंग के साथ एंड विदाउट आंसर राइटिंग भी हो सकता है। पॉल साइंस का बैच भी है, एसए का भी बैच है। एसए इकलौती एक मुझे ऐसे लगता है चीज़ है जहाँ पे 250 मार्क्स आपके वेट कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे इस पर ध्यान ही नहीं दे पाते। उनको बस जस्ट दिखता ही नहीं है कि मुझे एसए करना चाहिए, क्योंकि कभी किसी ने इतना एम्फेसाइज करवाया ही नहीं। एम्फेसाइज कर लोगे, सिर्फ और सिर्फ दो एसए
मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली आप देखो 1000 से 1200 वर्ड लिखोगे पर ऐसे में, तो 2000 से लेके 2500 के वर्ड्स के आसपास आपको, अगर आपके कहीं आपके 110 नंबर आ रहे हैं और कहीं आपके 150 नंबर आ रहे हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया, इंटरव्यू कॉल आ सकती है, हमारा रैंक भी आ सकता है। तो थोड़ा ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट चीज़ है, 2 ऐसे लिख के हमें 250 मार्क्स की बात हो रही है यहाँ पर। ओके, तो इस पर इसीलिए इसका कोर्स है। ऐसे की क्लासेस भी होती हैं दोस्तों पीसीएम बैच में, लेकिन जो चीज़ नहीं होती आप जो आपके पीसीएम बैच में वो है इवैल्यूएशन। ऐसे की इवैल्यूएशन नहीं करते, ऐसे की इवैल्यूएशन करवानी है तो ऐसे के बैच में ही आपको वो मिलता है। तो कॉस्ट इफेक्टिव रखने की कोशिश की है ताकि आपको इनफ जो प्रैक्टिस भी मिल जाए, इनफ इवैल्यूएशन भी हो जाए। बहुत इस बार हम इसको एक्सेसिवली इसको प्रमोट कर रहे हैं ताकि अगर हमें चाहिए बच्चों के रैंक कंसिस्टेंटली, एक हम सोच रहे हैं इस बार रैंक 1 निकलवाना है बच्चों का, तो अगर हमने रैंक 1 निकलवाना है तो डेफिनेटली एसए मैच चाहिए, इसलिए इसको थोड़ा ज़्यादा इस बार हम बार बार प्रमोट कर रहे हैं कि एसए प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, इवैल्यूएशन वाला क्लासेस तो मिल जाएंगी लेकिन इवैल्यूएट भी करवा लीजिए, इसीलिए कॉस्ट इफेक्टिव भी रखा है। एंड देन इन सभी के वेरियस परमुटेशन कॉम्बिनेशन के साथ बंडल्स भी अवेलेबल हैं। अगर आप पीसीएम के साथ सोशो के साथ एसए खरीदते हैं तो बंडल में पैसे और बच जाते हैं आपके, थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। कहाँ जाके देखेंगे आपको ये, आपने टारगेट 2021 टैब में जाना है, sleepyclasses.com में, आपको ऑटोमेटिकली थोड़ा सा 10-15-20 मिनट आधा घंटा लगा लो कि देख लो, कंपेयर कर लो कि कौन से वाले जो कि अच्छा मेरे को ये और ये खरीदना है, इसका बंडल अवेलेबल है, अच्छा बंडल अवेलेबल है, कितने पैसे बच रहे हैं, 1000 रुपये बच रहे हैं, 2000 बच रहे हैं, जितने बचते हैं बचा लो, ठीक है दोस्तों। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल जाके आप देख सकते हैं। बाकी टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, आप ये कॉल पर आप हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो टेलीग्राम ग्रुप और वेबसाइट पर आपको सारे PDF एक्सेट्रा भी अवेलेबल करवाते रहते हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो बस यही छोटा सा अटैम्प्ट आपको इकोनॉमी करंट अफेयर्स बताने का। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मेहनत से हमें नहीं मिल सकती। ऑलमोस्ट मेरे मानने में तो सब चीज़ें मिल सकती हैं। अगर आपको लगता है कोई चीज़ ऐसे नहीं मिल सकती मेहनत से, प्लीज़ कमेंट्स में बताओ मुझे, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।